नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित चुनाव आज तक का हमारा विशेष बुलेटिन। तो सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और इनके क्या हैं और राजनीतिक मायने। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को हटाने की बात को लेकर बीजेपी नाराज है। बीजेपी ने गुरुवार को कर्नाटक में बजरंग बली कैंपेन की शुरुआत की। कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में 6 मई को बेंगलुरु में पीएम मोदी, हुबली में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी रैली करने वाले। कर्नाटक चुनाव से पहले एक दूसरे पर विवादित टिप्पणी करना कांग्रेस और बीजेपी को भारी पड़ सकता है। चुनाव आयोग ने दोनों पार्टियों को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। गुरुवार को यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ। यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान में 34 जिलों में वोटिंग हुई और शिमला नगर निगम चुनाव के 34 वार्डों में वोटिंग को लेकर गुरुवार को मतगणना हुई। इस चुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की। और आइए अब थोड़ा विस्तार से कुछ बड़ी खबरों को समझ लेते हैं। 10 मई को होने वाले कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात क्या कही। बीजेपी ने इस मामले पर कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल दिया और यहां तक कि बजरंग दल पर बैन का मामला कर्नाटक से होता हुआ दूसरे चुनावी राज्यों में भी जा पहुंचा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दफ्तर को निशाना बनाया, जमकर वहां पर तोड़फोड़ की। इधर बीजेपी ने गुरुवार को कर्नाटक में बजरंग बली कैंपेन की शुरुआत की, जिसके तहत पार्टी ने हिंदू संगठनों के साथ मिलकर पूरे राज्य में हनुमान चालीसा का पाठ किया। बीजेपी के इस अभियान से पसोपेश में पड़ी कांग्रेस ने भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने कहा कि अभी बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई सुझाव नहीं है। हमने पीएफआई और बजरंग दल दोनों का नाम अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। इसमें सारे अतिवादी संगठन शामिल हैं। नफरत की राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत स्पष्ट है। इसी के मद्देनजर हमने अपने घोषणा पत्र में यह बात लिखी थी, लेकिन हमारा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं है। डीके शिवकुमार इस बारे में और विस्तार से बताएंगे। प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं है। किसी संगठन पर राज्य सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकती। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूजा करने वाली बीजेपी ये भूल जाती है कि पटेल ने एक समय आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इस फैसले को रद्द किया था। इधर कर्नाटक कांग्रेस ने बीजेपी पर व्यंग करते हुए ट्वीट किया कि अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बजरंग दल को इतना ही अच्छा मानते हैं तो वो अपने बेटे को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना देते। कांग्रेस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर बोम्मई बजरंग दल की इतनी ही पैरवी कर रहे हैं तो अपने बेटे को बजरंग दल का अध्यक्ष क्यों नहीं बना देते। इसके जवाब में मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि पहले कांग्रेस अपने परिवार के लोगों को एसडीपीआई और पीएफआई में शामिल होने को कहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवार के सदस्यों के आईएसआई से संबंध रहे हैं और वो बम धमाकों में आतंकी संगठनों का साथ दे चुके हैं। So the Congress party now it is under the control of PFI and SDPI. वैसे देखा जाए तो कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली का ये दांव सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कर्नाटक का हनुमान जी से गहरा नाता रहा है। कर्नाटक को बजरंग बली की जन्मभूमि माना जाता है। ऐसे में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी का ये दांव चुनाव में उनका पल्ला भारी कर दे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में कई चुनावी रैलियां की। बीजेपी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा भी पार्टी के सत्ता में बनाए रखने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने भी गुरुवार को कई जगह पर चुनाव प्रचार किया। बीजेपी 6 मई को बेंगलुरु में बड़ी चुनावी रैली करने वाली है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। शहरी बेंगलोर में 28 विधानसभा क्षेत्र हैं। 42 किलोमीटर लंबे रोड शो में पीएम 75% विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। वहीं 6 मई को यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी भी कर्नाटक में चुनावी मैदान में धमाकेदार एंट्री करने जा रही हैं। सोनिया हुबली में एक रैली को संबोधित करेंगी। वो लंबे अरसे बाद किसी चुनाव प्रचार में नजर आएंगी। हुबली कांग्रेस के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टर हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में सोनिया गांधी का यहां प्रचार करना पार्टी के लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। वहीं इसके अगले दिन यानी कि 7 मई को राहुल गांधी बेंगलुरु में एक रोड शो करने वाले हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बेंगलुरु में राहुल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है।
और आइए अब रुख करते हैं अगली खबर का। कर्नाटक चुनाव से पहले एक दूसरे पर विवादित टिप्पणी करना कांग्रेस बीजेपी को भारी पड़ सकता है। चुनाव आयोग ने दोनों पार्टियों को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कह दिया है। नोटिस में कहा गया है कि दोनों पार्टियां इस बात का जवाब दें कि उनके विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एक्शन क्यों न लिया जाए। अब आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे कांग्रेस नेता प्रियंका खड़गे ने एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को नालायक बेटा कहा था, तो बीजेपी नेता बासनगौड़ा पाटिल यतनाल ने सोनिया गांधी को विश कन्या कहा था। इसके विरुद्ध चुनाव आयोग ने दोनों को नोटिस जारी किया है। और आइए अब बात करते हैं यूपी निकाय चुनाव की। गुरुवार को यूपी में पहले चरण का मतदान हुआ। यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान में 34 जिलों में वोटिंग हुई। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीएसपी सुप्रीमो मायावती समेत कई दिग्गजों ने वोट डाला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि निकाय चुनाव में जनता बीजेपी को करारा जवाब देगी। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर हमला करते हुए शिवपाल यादव बोले कि बीजेपी देश के संविधान को खत्म करना चाहती है। धमकियां दी जा रही है कि लंबा समय है, लंबा समय है तो सही है। तब मैंने कहा कि उस लंबे समय को छोटा करना भी हम जानते और 24 में हम लोगों ने तय अब कर चुके, आप लोग देख ही रहे होंगे, दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का सभी जगह समाया है। वोटिंग के दौरान कई जगहों पर फर्जी वोटिंग को लेकर भी हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस को तैनात किया गया। वहीं कई जगहों पर महिलाएं बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग करने पहुंची, जिसके बाद कई महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। यूपी निकाय चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। परिणाम 13 मई को घोषित किए जाएंगे। अगली खबर, शिमला नगर निगम चुनाव के 34 वार्ड में वोटिंग के बाद गुरुवार को मतगणना हुई। इस चुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की। कांग्रेस ने 24 वार्ड्स पर कब्जा किया। बीजेपी को 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा। सीपीएम ने 1 वार्ड पर जीत दर्ज की। चुनाव में जीत मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पार्टी कार्यकर्ताओं और हिमाचल की जनता को इस बड़ी जीत पर बधाई दी। देखिए, 5 महीने से कांग्रेस की सरकार बनी है। मैं शिमला नगर निगम की जनता, जो कि मिनी हिमाचल के नाम से जाना जाता है, उन सभी जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। ये पहला 10 साल में चुनाव है जो चुनाव चिन्ह पर, पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़ा गया है। और 10 साल बाद हम नगर निगम में पहली बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करके हम नगर निगम में आए हैं। इतनी सीटें पहली बार हमें नगर निगम के जितने भी चुनाव हुए पहली बार मिली है। मैं शिमला की जनता का और जो हमारी सरकार में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ता है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, इस आशा के साथ कि जिस प्रकार का विश्वास हमें प्रकट किया है, हमें जनता की सेवा करनी है और हमें शिमला को सुंदर बनाना है। शिमला में जो बिजली के तारों का जाल है उसको कैसे अंडरग्राउंड करना है और स्वच्छ पेयजल कैसे उपलब्ध करवाना है, इस दृष्टिकोण से मेरी सभी पार्षदों से भी बात हुई। हम कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे जो हमारे पार्षद है इस दृष्टिकोण से ज़्यादा कार्य करेंगे। चुनावी खबरों पर हमारी इस विशेष पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।